नमस्कार। कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है सब ठीक होंगे। बात करते हैं फंडामेंटल ड्यूटीज़ की। मौलिक कर्तव्य, मूल अधिकारों की बात कर चुके हैं, नीति निर्देशक तत्वों की बात कर चुके हैं। अब उसी नीति निर्देशक तत्वों के भाग 4 क है फंडामेंटल ड्यूटीज़। मूल रूप से संविधान में फंडामेंटल ड्यूटीज़ का चर्चा नहीं की गई थी, लेकिन पढ़ना जरूरी है क्योंकि 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा भारत के संविधान में फंडामेंटल ड्यूटीज़ को जोड़ दिया गया। अब फंडामेंटल ड्यूटीज़ क्यों जोड़ी गई, मौलिक कर्तव्य क्यों जरूरी है, क्यों नागरिकों को कर्तव्य दिया गया? तो देखिए, सिंपल सी बात है। नागरिक को अधिकार चाहिए, संविधान से अधिकार दे दिए गए। आर्टिकल 12 से 35 में अधिकार दे। अब जब संविधान उनको अधिकार दे रहा है, राज्य उनको कुछ अधिकार दे रहा है, तो उसका भी तो कुछ दायित्व बनता है कि नागरिक होने के नाते राष्ट्र के प्रति उसका भी कुछ दायित्व बनता है कि वो भी राष्ट्र से प्रेम करे, उसका सम्मान करे, उसके हमेशा भलाई चाहे। तो ऐसे ही इन बातों को करने के लिए फंडामेंटल ड्यूटीज़ की बात की गई। तो देखिए, फंडामेंटल ड्यूटीज़ जो हैं, मौलिक कर्तव्य, ये आर्टिकल 51 क में दिए गए हैं। आर्टिकल 51 क किसका भाग है? डीपीएसपी का। नीति निर्देशक तत्व आर्टिकल 36 से 51 में है और 51 क में दिए गए हैं फंडामेंटल ड्यूटीज़। अब देखिए, इसकी पृष्ठभूमि देख लेते हैं कि ये कहाँ से आए, क्यों है, ये क्या होते हैं। तो फंडामेंटल ड्यूटीज़ किसके लिए होते हैं? सबसे पहली बात तो फंडामेंटल ड्यूटीज़ है नागरिकों के लिए। किसके लिए है? नागरिकों के लिए। और एफआर किसके लिए थे? तो देखिए, फंडामेंटल राइट्स थे तो सारे नागरिकों, लेकिन कुछ फंडामेंटल राइट्स विदेशियों को, मेहमानों को भी दिए जाते थे। जैसे 20-21 तो उनको भी दिया जाता था, उनकी भी जीवन की रक्षा तो करता ही था संविधान। ऐसे ही फंडामेंटल ड्यूटीज किसके लिए है? सिर्फ नागरिकों के लिए, जो भारत का नागरिक होगा। अब ये कहाँ से लिया हमने? इसका वर्णन किसमें है? भाग 4। भाग 4 में आर्टिकल 51A में इसका वर्णन है। 51 क में किसके लिए है? नागरिकों के लिए। अब देखिए, इसमें देखते हैं कि ये कहाँ से लिए गए। तो फंडामेंटल ड्यूटीज का जो विचार है वो भारत ने किससे लिया? यूएसएसआर से। आप सबको पता है, मैंने पिछले वीडियो में बताया था कि इंदिरा गांधी जी यूएसएसआर की तरफ थोड़ा झुकाव रखती थी, और भारत के संविधान फंडामेंटल ड्यूटीज़ को जब जोड़ा गया तो इंदिरा गांधी जी की सरकार थी, और 1976 में 42वें संविधान संशोधन के तहत सरदार स्वर्ण सिंह समिति आई। सरदार स्वर्ण सिंह समिति, और सरदार स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर भारत के संविधान में फंडामेंटल ड्यूटीज़ को जोड़ा गया। ठीक है। अब इसमें क्या कहा गया कि भाई देखिए, ये जो फंडामेंटल ड्यूटी है ये वाद के योग्य नहीं है। जैसे हमने पहले बताया था, नीति निर्देशक तत्व वाद योग्य नहीं है, उनके लिए आप कोर्ट में नहीं जा सकते। वैसे ही फंडामेंटल ड्यूटी के लिए आप कोर्ट में नहीं जा, हाँ फंडामेंटल राइट के लिए जा सकते हैं आप कि साहब मेरा ये अधिकार है, ये पूरा नहीं कर रहा है, उसके लिए आप जा सकते। संसद इनके लिए कानून बनाती है, समय समय पर संसद इनको लागू भी करवाती है। ठीक है। अब मूल रूप से जो 42वें संविधान संशोधन था 1976 में, उसमें कितने फंडामेंटल ड्यूटीज दिए गए? 10 फंडामेंटल ड्यूटीज की बात की गई। लेकिन फिर इसमें एक और जोड़ दिया गया, जैसे कि मैंने पिछले वीडियो में बात की थी। कौन सा? कि भाई 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों को शिक्षा देने का या शिक्षा लेने का जो अधिकार है वो आर्टिकल 21 में भी दे रखा है। वो ही फिर डीपीएसपी में भी आया कि डीपीएसपी में सरकार का ये दायित्व होगा कि वो उनको शिक्षा दे। वो ही फिर क्या आया? 11वां फंडामेंटल ड्यूटी जुड़ा 86वें संविधान संशोधन 2002 में। उसमें ये कहा गया कि भाई देखिए, जो पेरेंट्स है उनका ये कर्तव्य है कि वो अपने 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों को शिक्षा दें। ठीक है। ये 3 तरह से बात की गई। 86वें संविधान संशोधन, 86वें कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 2002 में कौन सा जोड़ा गया? 11वां फंडामेंटल ड्यूटी। अब वर्तमान में कितनी फंडामेंटल ड्यूटीज है? 11। ठीक है। बात आगे बढ़ी कि ये फंडामेंटल ड्यूटी होती क्या है। अब कौन से ऐसे कर्तव्य हैं जो नागरिकों को पूरे करना चाहिए, तो उनको हम एक एक करके देख लेते हैं।
तो देखिए 11 कर्तव्य इसमें बताए गए कि भाई एक भारतीय नागरिक होने के नाते उसके कुछ कर्तव्य हैं देश के लिए जो उसको करने चाहिए। तो इसमें पहला किया गया कि 51 जो ए है 51 कैम में भी फर्स्ट जो मैं ले रहा हूँ, ऐसे हम 11 एक एक करके देखें। उसमें ये कहा गया कि भाई देखिए आपको संविधान जो है भारत के प्रत्येक नागरिक को संविधान और अपना जो राष्ट्रीय चिन्ह राष्ट्रीय प्रतीक हैं उनका आपको सम्मान करना होगा, उन संस्थाओं का सम्मान करना होगा, उन आदर्शों का सम्मान करना होगा जिनके ऊपर भारत टिका हुआ है। जैसे भारत का जो श्लोक है या भारत का जो राष्ट्र वाक्य है उनका आपको सम्मान करना होगा, भारत का जो तिरंगा झंडा है उसका आपको सम्मान करना होगा एक नागरिक होने के नाते। ऐसा नहीं है कि आप तिरंगे झंडे को कुछ भी करेंगे या आप उसको फेंक देंगे, ऐसा नहीं, उसके प्रति एक विशेष सम्मान होना चाहिए। राष्ट्रगान है उसके प्रति एक विशेष सम्मान होना चाहिए। भारत की संस्थाएं जितनी भी हैं जो सम्मानीय हैं, जो संवैधानिक संस्थाएं हैं उनका सम्मान होना चाहिए। भारत के प्रथम नागरिक राष्ट्रपति जी का सम्मान होना चाहिए। इस तरह से इसमें दिया गया कि भाई संविधान और राष्ट्रीय प्रतीकों का सम्मान करना चाहिए। ये किस में बात की गई? आर्टिकल 51 ए के 1 में ये पहली फंडामेंटल ड्यूटीज को बताई गई। दूसरी बात ये कही गई कि भाई देखिए जो राष्ट्रीय आंदोलन है, जो भारत के राष्ट्रीय आंदोलन हैं, जैसे भारत छोड़ो आंदोलन हो गया, असहयोग आंदोलन हो गया, सविनय अवज्ञा आंदोलन हो गया, ऐसे आंदोलन या विचार कह लीजिए या भगत सिंह जी का फांसी लगना कह लीजिए या फिर आप और भी कोई भी बात कह लीजिए जो राष्ट्रीय आंदोलन के दौरान घटी हो, जिसमें भारत का एक मत रहा हो, जिसमें भारत की एक साख रही हो, आपको उसका सम्मान करना चाहिए। आप ऐसा नहीं कह सकते कि इनका कोई योगदान नहीं था या सुभाष चंद्र बोस भारत के दुश्मन थे, ऐसा कोई वाक्य नहीं कह सकते आप, क्योंकि ये सब जुड़े हुए हैं अपने राष्ट्र आंदोलन से। उन सब वीरांगनाओं का, वीरों का अपने को स्वागत करना चाहिए और उनका सम्मान करना चाहिए, उस नेतृत्व का अनुसरण करना चाहिए। इस बात को फंडामेंटल ड्यूटी में कहा गया है। ठीक है, ये अपना कर्तव्य है, हर नागरिक होने के नाते हम ये करेंगे। तीसरी बात ये कही गई कि जो भारत देश है उसकी एकता अखंडता बनाए रखने के लिए, जैसा कि आपको सबको पता है भारत के संविधान की प्रस्तावना में लिखा है कि हम भारत के लोग। अब वो कहाँ इंडिकेट करती है? डायरेक्ट फंडामेंटल ड्यूटी से जुड़ी हुई है। हम भारत को लोग, भारत को संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष देश, अखंडता, ये सारे वर्ड उसमें दे रखे हैं। अब जब ये वर्ड दे रखे हैं तो ये किसका दायित्व है? हम भारत के लोगों का दायित्व है, यानी हम भारत के नागरिकों का ये दायित्व है कि हम भारत की एकता अखंडता इसकी संप्रभुता को बनाए रखेंगे। इसकी बात किसमें कही गई? फंडामेंटल ड्यूटीज में। तीसरा फंडामेंटल ड्यूटी में इसकी बात की गई। ठीक है, चौथी फंडामेंटल ड्यूटी में ये बात की गई कि भाई अपना जो भारत देश है उसके लिए अगर मुश्किल का वक्त आया या कैसा भी वक्त आया या राष्ट्राध्यक्ष अगर कुछ कह रहा है तो हमें सबको एकजुट होकर तत्पर रहना होगा। उदाहरण भी आप सबके सामने कि अटल बिहारी वाजपेयी जी ने एक आह्वान किया था जब कारगिल का युद्ध हुआ था, तो भारतीय लोगों ने एक उनके आह्वान पर ब्लड बैंकों को भर दिया था, लोगों ने एक एक दिन का खाना छोड़ा था। आज करंट में अगर हम देखें तो कोरोना वायरस चल रहा है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के एक आह्वान पर पूरा देश थाली बजाता है, ताली बजाता है, दिया जलाता है, भारत एकजुट है। ये इसमें की गई कि भारतीयों को एकजुट होना चाहिए और राष्ट्र सेवा के लिए हमेशा तत्पर रहना चाहिए। और अगर राष्ट्र को नागरिकों की जरूरत पड़ी कभी तो राष्ट्र सेवा के लिए नागरिकों को एकजुट होना चाहिए। ये बात की गई फंडामेंटल ड्यूटीज में। ठीक है, अगले फंडामेंटल ड्यूटी में ये बात कही गई कि भाई जो लोग हैं भारत के, उन लोगों में जो आपसी जो भावना है वो दुश्मनों की नहीं होनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि ये इसका ये धर्म है, इसका ये पंथ है, ये कहीं और का है, नहीं। आपसी समरसता होनी चाहिए, भ्रातृत्व प्रेम होना चाहिए और सबको मिलजुल कर रहना चाहिए। हमारी ड्यूटी है, प्रत्येक नागरिक का ये धर्म बनता है। धर्म को मैं ड्यूटी वर्ड यूज करता हूँ क्योंकि आप सबको पता है कि धर्म और रिलीजन अलग अलग चीज़ है। इसके ऊपर मैं चर्चा हिस्ट्री में करूँगा, लेकिन इसके ऊपर थोड़ा सा बता देता हूँ कि धर्म अलग चीज़ है, पंथ अलग चीज़ है। धर्म मीन्स होता है ड्यूटी। जैसे प्लेटो ने भी कहा है कि भाई सूर्य का धर्म है चमकना, ये उसका धर्म है, ये उसकी ड्यूटी है। उसी प्रकार से एक स्टूडेंट का धर्म क्या है? पढ़ना।
एक माँ बाप का धर्म है अपने बच्चों की रक्षा करना, उनका पालन पोषण करना। ऐसे ही हर भारतीय का धर्म अर्थात ड्यूटी क्या है, समरसता से रहें, भ्रातृत्व प्रेम से रहें और मिलजुल कर भावना से रहें। ये सबका क्या है, धर्म है। तो धर्म अलग हो गया, इसको वैसे मत लीजिए कि मुस्लिम धर्म हिंदू धर्म, नहीं, वो पंथ हो जाते हैं, वो अलग बात हो जाती है, वो रिलीजन हो जाता है। ये है धर्म, ड्यूटी है, ये ड्यूटी है, ठीक है। फिर बात की गई कि भाई भारतीय होने के नाते प्रत्येक भारतीय को भारत की संस्कृति का पालन करना चाहिए, भारत की संस्कृति का सम्मान करना चाहिए, हर धर्म, हर जाति, हर नस्ल का सम्मान करना चाहिए, अपनी जो गौरवशाली परंपरा रही है उसका सम्मान करना चाहिए, सनातन हिंदू धर्म या अपन कह सकते हैं कि भारत की जो पुरानी संस्कृति है या सिंधु घाटी सभ्यता है उसका हमें सम्मान करना चाहिए, तभी गौरवशाली भारत बनकर उभरेगा। इसका हमें संरक्षण करना चाहिए। ऐसा नहीं है कि भारत का नागरिक हैं हम और ये कहें कि नहीं नहीं सिंधु घाटी सभ्यता में कुछ नहीं था, उससे मेसोपोटामिया सभ्यता बेस्ट थी, ये बात अलग है। लेकिन भारतीय होने के नाते हमें अपनी धरोहर का सम्मान करना चाहिए, ठीक है। बात आगे बढ़ी, आर्टिकल 51 के तहत 7वां जो मौलिक कर्तव्य बताया गया, जो 7वां मौलिक कर्तव्य जोड़ा गया, उसमें ये बात की गई कि भारत के प्रत्येक नागरिक को एक नागरिक होने के नाते पर्यावरण की रक्षा भी करनी चाहिए। हम सब का ये दायित्व है कि हम कम से कम पॉल्यूशन करें, ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ लगाएं, कम से कम जल का उपयोग करें, जल को गंदा ना करें, हवा को प्रदूषित ना करें, ध्वनि प्रदूषण ना करें, अनावश्यक रूप से पेड़ नहीं काटें। ये सबका कर्तव्य है, भारत के प्रत्येक नागरिक का कर्तव्य, किसी एक इंसान का कर्तव्य नहीं, किसी एक सरकार का कर्तव्य नहीं। भारतीय होने के नाते हमारा एक कर्तव्य है कि हम प्राणी मात्र की सहायता करें, प्राणी मात्र के ऊपर दया रखें, किसी भी वन्य जीव को नहीं मारें, सबका सुरक्षा करें, किसी भी तरीके से कोई भी अनाचार ना फैलाए, कोई दुराचार ना फैलाएं, किसी भी पालतू पशु को ना मारें, कोई गलत हिंसा ना करें। ये सब कर्तव्य किस में बताया गया, फंडामेंटल ड्यूटीज में, कि भारतीय होने के नाते हमारा कर्तव्य है ये, ठीक है। अगली बात कही गई कि हम भारतीय नागरिकों को, प्रत्येक भारत का नागरिक होने के नाते भारत के नागरिकों को कैसा होना चाहिए, भविष्योन्मुखी होना चाहिए, वैज्ञानिक दृष्टि से सोचने वाला होना चाहिए, मानववाद का सोचने वाला होना चाहिए, ना कि रूढ़िवाद की तरफ होने वाला चाहिए। अब इसमें क्या है, जो ज्ञान जो भारतीय संस्थाएं देती हैं या जो भी व्यक्ति ज्ञान अर्जन करता है उसका लक्ष्य क्या होना चाहिए, मानववाद होना चाहिए, ह्यूमैनिटी को ध्यान में रखना चाहिए, साइंटिफिक होना चाहिए, ना कि पास्ट का जो मतलब मध्यकाल का ज्ञान था या फिर हम कह सकते हैं रूढ़िवादी ज्ञान था, उस सब को छोड़ो और भारतीय नागरिक को कैसा होना चाहिए, वैज्ञानिक सोच रखनी चाहिए, भविष्योन्मुखी सोच रखनी चाहिए, ये हमारा कर्तव्य है। अगला कर्तव्य बताया कि भाई जो सार्वजनिक संपत्ति है उसकी हमें रक्षा करनी चाहिए। भारत की जो सार्वजनिक संपत्ति है वो सबकी है, वो सब भारतीयों का कर्तव्य है कि हम उसकी रक्षा करें। ताजमहल किसी एक व्यक्ति का नहीं है, किसी एक सरकार का नहीं है, लाल किला किसी एक सरकार का नहीं है, किसी व्यक्ति का नहीं, वो संयुक्त रूप से साझी धरोहर है, प्रत्येक भारतीय की धरोहर। भारत का समुद्र, भारत की झीलें, भारत की नदियाँ, किले, सब भारत की धरोहर है और भारतीय लोगों को उसका सम्मान करना चाहिए। ये प्रत्येक भारतीय का कर्तव्य है कि उसको साफ सफाई रखे, उसके ऊपर गलत कमेंट ना करे, उसकी रक्षा करे, ज़्यादा से ज़्यादा उसको सुरक्षित रखे। ये प्रत्येक भारतीय नागरिक का कर्तव्य बताया गया। 10वां मौलिक कर्तव्य बताया गया कि भाई भारतीय होने के नाते, प्रत्येक भारतीय होने के नाते एक दूसरे का सम्मान करना चाहिए, व्यक्तिगत रूप से, सामूहिक रूप से। उसके उत्कर्ष का अगर कोई आगे बढ़ना चाह रहा है तो उसकी मदद करो, उसके फैसले में उसका साथ दो, ना कि उसकी टांग खींचो। यदि कोई अपना भाई, कोई गांव का, कोई डिस्ट्रिक्ट का कोई ऐसा लोग है जो भारत का नागरिक है, तो प्रत्येक भारतीय का ये दायित्व है कि उसकी मदद करो, उसका प्रोत्साहन बढ़ाओ, ना कि उसकी टांग खींचो, ना कि विदेशियों को उसके प्रति भड़काओ, ना कि कोई और काम करो। ये प्रत्येक भारतीय का दायित्व है कि भारतीय होने के नाते हम भारतीयों को सपोर्ट करें। ये कर्तव्य बताया गया। 11वां जो मौलिक कर्तव्य मैंने आपको बताया कि 11वां मौलिक कर्तव्य सबसे लास्ट में जोड़ा गया। ये फंडामेंटल ड्यूटीज में 86वां कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 2002 में ये जोड़ा गया। इसमें वही बात कही गई कि भाई देखिए,
प्रत्येक अभिभावक जो है, मैंने बार बार ये बात बोली है, 6 से 11 वर्ष तक के बच्चों या 6 से 14 वर्ष तक के जो बच्चे हैं उनके लिए प्रत्येक अभिभावक का ये ड्यूटी है, ये धर्म है, ये कर्तव्य है कि वो अपने बच्चों को अनिवार्य शिक्षा उपलब्ध करवाए। ये बात किस में कही गई? 11वें मौलिक कर्तव्य में कही गई। अब देखिए सारे जो कर्तव्य मैंने बताए, 10 कर्तव्य जो मैंने शुरू के बताए, वो सारे कर्तव्य किसके लिए थे? नागरिकों के लिए। मैं पहले ही लिख चुका हूँ, नागरिकों के लिए, भारत का नागरिक। 11वां जो मौलिक कर्तव्य जोड़ा गया 86th अमेंडमेंट में, उसमें ये बात कही गई कि ये कर्तव्य किसके लिए भी होगा? ये अभिभावक वर्ग के लिए है। ये अभिभावक पेरेंट्स के लिए, हमारे गार्जियंस के लिए है कि वो अपने बच्चों को पढ़ाएं। मुझे उम्मीद है कि फंडामेंटल ड्यूटीज़ काफ़ी हद तक क्लियर हुई होगी। थैंक यू।